आप दोनों अमेरिका में थे। बहुत से लोगों को लगता है कि बाहर जाके तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। क्या ये ट्रू है? इंडिया में मेरी जो सैलरी थी उसमें पर मंथ सेविंग होती थी अराउंड 35-40,000 रुपीज़ के आसपास। और जैसे यूएस गया मैं, अगले मंथ से यूएस में मेरी सेविंग होने लगी 1.25 लाख रुपए के आसपास। बाहर आप जाते हो तो मतलब दिमाग बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है। एक मेरा फ्रेंड है, वो रिसेंटली गया था, वो तो मतलब इतना ज़्यादा उसका दिमाग हो गया कि वो बोलता है यार यहाँ पे न्यूज़ ही हमारे को सारी गलत बता रहे हैं। तो क्या रियलिटी है? इंडिया में जैसे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ में हम लोग टाइम निकाल देते हैं कि रिलेटिव्स कोई आ गया घर में बिना एजेंडा के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ना लोग बहुत ही एजेंडा ड्रिवन होते हैं यार। सबसे पहले तो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एक के बाद जो सेकंड था वो भी एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुका है सबके लिए। अब डबल ही हो जाता है हर चीज़, एवरीथिंग बिकम्स डबल। तो पैसिव इनकम मेजॉरिटी रेंटल इनकम आ रहा है, 30 से 60,000 के बीच में ऐसा रेंटल आ रहा होगा पर मंथ का। तो फिर मैंने कहा नहीं, छोटे छोटे घर लूँगा, बहुत सारे छोटे छोटे, अपना रियल एस्टेट का एम्पायर बनाऊंगा। ठीक है, अभी राहुल, शुभम, आप दोनों के पास कार कौन सी है? टाटा टियागो। मेरे पास क्रेटा। तो इतने करोड़पति हो गए, इतनी छोटी गाड़ियां चला रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी में बेसमेंट में ऑडी भी ला करके खड़ी कर दूंगा ना, कोई तो नहीं किसी भी को नहीं पता। अगर आप देखोगे तो हर 10 में से 2 गाड़ियाँ ऑडी खड़ी हैं। अभी तो है मतलब 5 ईयर के आसपास टच कर रहा है पोर्टफोलियो। पिछले 14 साल में 18 से 20% का XIRR मिल रहा है, तो बहुत है यार। कौन से म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो? ये आप देखोगे ना, अगर जो टॉप परफॉर्मिंग है जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एक तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा नहीं, लोन ही लेना है, इससे 6.75 तो यार कहीं पे भी बना लेंगे। विद इन एन ईयर वो रेट इंक्रीज होते रहे, उन्होंने पहुंचा दिया 9.25 पे। आई एम नॉट समबडी जिसे कर्ज लेना अच्छा लगता है, वो सिर के ऊपर एक बाहर सा लगता है। 3 महीने में प्री पे कर करके पूरा लोन ही क्लोज कर दिया। फिर अब लगता है यार गलती कर दी भाई, ऐसे तो नहीं करना था। ओके शुभम, राहुल, आप दोनों जो थे अमेरिका में थे और दोनों के दोनों वापस आ गए, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वापस आए क्यों? तो यार मैं जब जा रहा था अमेरिका तभी सोच के गया था मैं कि वापस आऊँगा, बिकॉज मेरे फैमिली रीजंस थे। मतलब मेरी मदर और ग्रैंड मदर तब थी, अभी शी इज़ नो मोर, तो वो यहाँ पे थे अकेले, तो उनको टेक केयर करना था, तो जी। तभी वापस आ गए। ओके। आई थिंक मेरा भी सिमिलर है, तो मैं भी सोच के ही गया था कि भाई वापस आना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन में तो होता ही है कि भाई पेरेंट्स अगर कल को कुछ भी ज़रूरत हो तो यू विल टेक सो मच टाइम वापस आने में, तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ रहती है। एंड दूसरा वो भी है कि वहाँ पर रह के मुझे वहाँ का जो सोशल कह लो और वो वाला एस्पेक्ट काइंड ऑफ मैं उसमें वो जम नहीं पा रहा था। तो मुझे शुरू में ही समझ में आ गया था कि भाई लंबे टाइम तक यहाँ पे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी की फीलिंग और वो थोड़ा थोड़ा मैं मिस करता था। और फाइनली जो मेजर रीज़न था, आई थिंक वो ये था कि मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि कभी अपनी जॉब छोड़ के कुछ अपना काम करूँगा, कुछ स्टार्टअप करूँगा, या फनी स्टोरीज है, मतलब मैंने बहुत चीज़ें सोचा ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन फाइनली वो सब अगर मुझे करना है तो मैं वहाँ पे या तो सिटीज़न बन जाऊँ तो वो कर सकता हूँ, और उसके लिए कम से कम मुझे 10 साल लगता। या तो फिर वापस आ जाओ। तो फिर वही था कि भाई इतना टाइम तो नहीं निकालेंगे, वापस ही आएंगे और यहीं पे आके जो भी करना है वो शुरू करेंगे। हाँ, और अंडरस्टूड। इसमें एक्चुअली वो एक पॉइंट है, शुभम से एग्री करता हूँ मैं। जब मैं वहाँ था ना, तो मैं देखता था कि सारे डिस्कशन यही होते थे कि मेरा ग्रीन कार्ड का ये डेट है, इतना वेटिंग है। सो मुझे लगता है यार यही सब करना अगले 10 साल, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वहाँ सिटीजनशिप मिलेगी। और वो सेंस ऑफ फ्रीडम जो है ना, जो आप इंडिया में एंजॉय करते हो, मतलब वो शायद एक्सप्लेन वर्ड में उतना नहीं कर पाएंगे, मतलब आप फील कर सकते हो। तो वो अभी भी, जैसे मैं वापस आया तो अभी लगता है यहाँ पे कि जॉब छोड़ सकते हैं, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, राइट, जैसे शुभम कर ही रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न था मेरे लिए भी। और सैलरी हाइक तो वहाँ पे ज़्यादा हुई होगी दोनों की, मतलब सैलरी तो बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी आपने उनको छोड़ा। पहले तो सैलरी हुई कितनी थी ज़्यादा? यार मैं जैसे गया था ना, जब US 14 में गया था मैं, हम्म। तो तब इंडिया में मेरी सैलरी थी 8 लाख रुपए पर ईयर के आसपास थी, पर ईयर की। तो अब यूएस जाते हो ना, तो सैलरी क्या होता है, डॉलर में मिलती है आपको, राइट। सो उसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कितना परसेंट हाइक हुआ था, वो डॉलर्स में सैलरी मिलती है और आप सेव भी डॉलर्स में करते हो। और अगर पहले से माइंड सेट है कि यार वापस आना है,
तो आप देखते हो सेविंग रुपीज़ में, राइट, डॉलर में सेव करते हो, कन्वर्ट कर लेते हो उस टाइम पे कि यार इतना पैसा मैंने मंथली सेव कर लिया। तो मैं अगर सेविंग पूछोगे ना तो इंडिया में मेरी जो सैलरी थी उसमें पर मंथ सेविंग होती थी अराउंड 35-40 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास। और जैसे यूएस गया मैं, अगले मंथ से यूएस में मेरी सेविंग होने लगी 1.25 लाख के आसपास। तो वो 3 टाइम्स सेविंग बढ़ गई थी वहाँ जाके, तो काफ़ी अच्छा था वो। ये सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 8 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज। यार तब बैचलर बहुत। थे ना हम लोग, तो मतलब मैं शेयरिंग अकोमोडेशन में रहता था, तो तब हो जाता था सेव। और तब उतना इन्फ्लेशन भी नहीं था यार, मतलब चीज़ें ठीक ठाक थी। अभी मुझे लगता है काफ़ी महंगी हो रही है इंडिया में जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो तब हो जाता था ऑलमोस्ट 65-70 थाउजेंड रुपीज़ हाथ में आते थे, और 40,000 बच जाते थे, 35-40 के आसपास। नाइस। शुभम आप। सो मेरे लिए भी मैं बोलूँगा कि एक तो जिस पीरियड में मतलब मैं था उस जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, अभी ये 2020 के बाद आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब मतलब सैलरीज बढ़ी हैं, जो लोग करोड़ों के पैकेजेस और वो सब बात करने लगे हैं, बट उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे मतलब मेरा इंडिया में आई थिंक कट कटा के 1,05,000 कुछ आता था, या 1,10,000 आ जाता था कभी ऐसा, मतलब इतना आता था बैंक में आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग। ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैं ऑलरेडी 4 साल जॉब में था, ओके। जब मैं यूएस जा रहा था तब। अ, तो मेजर आई फील उस टाइम पे मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करता था कि कितना, बट आई फील कि काफ़ी सेविंग कर लेता हूँगा, मतलब 60-70 थाउजेंड, मतलब जो भी अपना मेजर खर्चा तो रेंट का ही होता है, जो महीने का वही 20,000 सीधा सीधा रेंट में गया, ऊपर से 10-15 हज़ार रुपये और खर्च करा। तो उस टाइम पे मतलब मैरिड भी नहीं थे, तो खर्चे वैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं। तो यही चीज़ जब यूएस गए तो आई थिंक जब मैं शुरू में गया था तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सीटीसी जो बोलते हैं वो ऑलमोस्ट $1 लाख के आसपास था। तो बट आई थिंक उसमें वहाँ का टैक्स तो काफ़ी ज़्यादा रहता है इंडिया के कंपैरेटिवली। इंडिया में तो फिर भी कम टैक्स है, उधर यूएस में तो 35% 40% टैक्स काफ़ी नॉर्मल है। खैर मेरी स्टेट में आई थिंक कम था थोड़ा कंपैरेटिवली, बट या आई फील वहाँ पर भी आई थिंक सिमिलर ही था। तो वही मेजर खर्चे होने के बाद आई थिंक मेजॉरिटी जो है बच जाता था, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे थे, तो काइंड ऑफ अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% 85% टाइप बच जाता था। अंडरस्टूड। आई थिंक जो मुझे पैटर्न दिख रहा है वो एक तो ये है कि सेविंग, मतलब परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी आप दोनों के केस में। तो एक ये तो लर्निंग है ही है। सेकंड, सैलरी हाइक भी थी। तो अगर किसी और को जाना है लेट्स से कि, तो ये अगर कंपोनेंट है जिसकी वजह से आई थिंक फाइनेंशियली फ्री शुभम तो है, आप राहुल का पैकेज है लाइक, सॉरी राहुल की सेविंग्स है 5 CR के आसपास, बट स्टिल ही सेज कि इज नॉट फाइनेंशियली फ्री। नो ही इज़ नॉट फीलिंग इट। ही इज नॉट फीलिंग इट ऑल्दो शुभम विल टेल कि ही इज एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री। तो पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है राहुल कि अभी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। यार अभी तो है, मतलब 5 ईयर के आसपास टच कर रहा है पोर्टफोलियो, बट मुझे ना अभी तक उतने खर्चे नहीं थे लाइफ, मतलब थे बट ठीक ठाक। बट अभी मेरी डॉटर है लाइक 2 इयर्स की, वो अभी जाएगी स्कूल में, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, मतलब वो तो टाइम है उसमें फिर भी। बट लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ अचानक से काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए हैं, मतलब आफ्टर शी बॉर्न, एंड विच इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है यार थोड़ा और कर लेते हैं, बफर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो और अभी काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है काम करने में, तो करते जा रहे हैं। बट इसके पीछे मैथ्स क्या है, मतलब कुछ आपने कैलकुलेट किया है कि ये नंबर है। हाँ, मैथ्स उसमें है। मैंने एक्चुअली पूरा जब 2 साल पहले जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो ये पूरा कैलकुलेट किया था, तो उसमें मैंने करंट कॉर्पस रखा था उस टाइम पे, आई थिंक 3 CR के आसपास था, 2.53 के आसपास। और फिर उसमें मैंने इन्फ्लेशन लाइव गोल्स भी अपने जोड़े। तो अभी जैसे मैं रेंटल घर पे रहता, मतलब अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मेरे को ना अभी एक अगले 4 साल में एक घर भी लेना है यहाँ पे। अब और बड़े बड़े माइलस्टोन है, जैसे कि एक हायर एजुकेशन का बताया मैंने डॉटर का, वो आएगा 15-16 साल बाद। बट एक इमीडिएट है घर लेना है। और फिर एक वो भी है बकेट लिस्ट में कि मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को ना ये रोड ट्रिप बहुत पसंद है। हम लोग यूएस में रोड ट्रिप बहुत करते थे।
तो अभी हमने एक सोचा है कि ये एक होता है इंडिया से लंदन तक की रोड ट्रिप होती है, 50-60 डेज लगते हैं उसमें, 18 कंट्रीज कवर करते हैं वो लोग, और खुद से ड्राइव वाह। करके जाते हैं। तो वो सब में, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। तो एक वो है, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कार एक अपग्रेड करनी है। तो ऐसे कर करके जब मैंने देखा ना, तो है अभी खर्चे आने वाले आगे चल के। तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ उतने एक्सपेंसेस, बिकॉज कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, राइट, कि बेटी का स्कूल कहाँ होगा, वो सब अभी लोकेशन लॉजिस्टिकल। तो इसलिए मेरे को भी फील नहीं आ रहा है कि 5 CR इनफ है, क्योंकि अभी घर लेने जाऊंगा ना मैं, तो जो घर में मैं भी रहता हूँ जहाँ पे, ये सेम 2 CR के आसपास आएगा जिस एरिया में मैं घर देखूंगा। तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा वहाँ पे, राइट। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि यार, फॉर टिल 45, राइट, आई एम 36 राइट नाउ, तो 45 साल तक करते हैं कुछ तो भी, या फिर मतलब 20 CR मैंने गोल रखा है इसको, अब वो 45 साल में हो जाए या फिर उससे कम में हो जाए, तो तब छोड़ देंगे जॉब, वैसा है। मतलब एट दिस पॉइंट और इन्फ्लेशन एडजस्टेड 60 इयर्स में मतलब क्या? नो नो, एट दिस पॉइंट आई नीड 20 CR। तो मतलब आगे चल के अगर मैं 85-90 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखूँ अपनी, तो तब तक हाँ। सर्वाइव करने के लिए मुझे नहीं नहीं, ट्वेंटी सो सी व्हाट आर इज आस्किंग इज कि आपका जो गोल है 20 CR, वो हर साल इन्फ्लेशन एडजस्ट हो रहा है या इज इट एन एब्सोल्यूट गोल? नो, इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड, इट्स एब्सोल्यूट गोल बेसिकली। हाँ हाँ, वही ओके। ना। शुभम, आपको क्या लग रहा है, कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है राहुल की? नहीं नहीं, आई थिंक वट एवर ही सेइंग मेक सेंस, क्योंकि ये जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक जब बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद जो वो खर्चों का भंडार आता है, वो, और वो ऐसे खर्चे होते हैं, आप कुछ ये नहीं कह सकते कि अपने में तो वही ठीक है भाई, कुछ भी कर लिया, लेकिन बाद में तो यू ट्राई टू डू द बेस्ट। और फिर वो डिसीजन भी बहुत बड़ा होता है कुछ भी करने का, और पसंद आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है, आई थिंक। तो आई फील आई कैन टोटली रिलेट टू वट एवर राहुल इज सेइंग। और इसमें मेरे को दो क्वेश्चन आते हैं। चलो, सबसे पहले तो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो पहले एक के बाद जो सेकंड होता है वो भी एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुका है सबके लिए अब। सही वो बात है। कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, आई थिंक अभी तो शुभम आपके हैं दो, मेरे और राहुल के तो एक एक हैं। जी जी। मतलब एक्सपोनेंशियल, अभी तो खैर बहुत ही छोटी है मेरी बेटी, तो अभी मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि डबल ही हो जाता है हर चीज़, एवरीथिंग बिकम्स डबल। तो और आजकल तो मेन खर्चा तो मुझे लगता है वो स्कूलिंग का है। यहाँ पर आप जहाँ पर रहोगे ना, तो सारे लोग एकदम हाई फाई स्कूल में भेजेंगे, एंड समहाउ आपको भी वो लगेगा भाई मैं सही कर रहा हूँ नॉर्मल स्कूल में भेज के, या, हाँ। और इतने ज़्यादा महंगे स्कूल्स हैं यहाँ पर, क्या बताऊँ, मतलब इतना तो मैंने पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं दिया जितना ये लोग 1 साल के स्कूल में ले लेते हैं, वो भी इतने छोटे बच्चों का। और वो भी मतलब एलकेजी के बच्चे को, यार सीरियसली। एग्जैक्टली, तो मतलब मैं भी वही बोलने वाला था कि मैं जब पढ़ता था तो मैं बहुत छोटे से गांव में पढ़ता था, मतलब मेरे जहाँ स्कूलिंग हुई है मेरी एमपी में। तो मेरी स्कूल की फ़ीस 12th क्लास की बताऊँ अगर आपको, तो 300 रुपीज़ पर मंथ थी, 280-300 रुपीज़। उसमें छोटा भाई भी उसी स्कूल में था, तो उसको डिस्काउंट मिल जाता था, उसकी 150-200 रुपये लगती थी, मतलब पर मंथ की फ़ीस बता रहा हूँ। और फिर जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना अभी, जब वी वर प्लानिंग, राइट, तो हम लोग सोचते थे, और मेरी वाइफ ऑल्सो कम्स फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, राइट, सो हम लोग सोचते थे यार कि ये सब मतलब बड़े बड़े स्कूल में क्या भेजना, अपन तो कोई मीडियम स्कूल में भेजेंगे, हमको ऐसा कुछ रेट रेस में नहीं है हम लोग। बट लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना, तो बहुत सी चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे अभी आई एम थिंकिंग, माई डॉटर इज़ 2 राइट नाउ, तो नेक्स्ट ईयर वो स्कूल में जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि पुणे में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का बेस्ट स्कूल कौन सा है वो पता भी कर लिया मैंने, और जो बच्चे जाते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के, तो आई एम फुल्ली अलाइनिंग माई फाइनेंशियल गोल विद दैट, वो अपने आप हो जाता है। पता नहीं, अपने हो शुभम जाता बोल है। रहे हैं, मैं वही इको कर रहा हूँ उस नहीं, चीज़ आई को। थिंक मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे का, एक्चुअली मैं पहले रेंट पे रहता था, तो जहाँ पर मैं रेंट में रहता था वहाँ पे एक स्कूल था बाजू में, विच इज़ अ डिसेंट स्कूल, मतलब ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं बोलोगे कि भाई ये ख़राब स्कूल है या कुछ है, बट फीस वाइज आई फील काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि जैसे वो होता है कि एकदम हाई फाई स्कूल होते हैं ना, कि भाई इतना नाम है, वैसा नहीं था वहाँ पे, बट ठीक ठाक स्कूल। वहाँ का भी अगर आप फीस बोलोगे तो ऑलमोस्ट 1.5-1.6 लाख पर एनम, राइट, ऊपर से बस और ये वो खर्चे लगा दो तो 2 लाख रुपए पर साल, पर ईयर का बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे घर खरीदा, अब जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, इवन दो डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल इज सिमिलर जो पिछली सोसाइटी से था, लेकिन पूरी सोसाइटी में 3,000 घर हैं, और सिर्फ 3 बच्चे जाते हैं उस स्कूल में,
तो वो जो बस आती है वो सिर्फ यहाँ से 2-3 बच्चों को लेती है और चली जाती है, वर्सेस जो एक दूसरा स्कूल है विच इज़ यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर, ठीक है, ओए, जिसकी फीस है 5 लाख रुपए साल की, उसकी डेडिकेटेड 3 बसें आती हैं। तो वो और ये किस में पड़ता है? 5 वाले में कि 1.5 वाले में? नहीं नहीं, तो वो 1.5 वाले में पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे एजुकेशन से नहीं है, मुझे ओह एजुकेशन बढ़िया। यहाँ की अभी भी ठीक लग रही है, तो जो मेरा डिसीजन था वो सही था, मुझे हुँ, ऐसा लगता है। मतलब आई डेंट वांट कि भाई वो बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में जाए, मैं हमेशा से ही चाहता था वो नॉर्मल स्कूल में जाए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई ख़राब है या एक्स्ट्रा करिकुलर है ही नहीं। और लेकिन अब मुझे यहाँ पे फीलिंग ये आ रही है कि यहाँ पे उसके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे क्योंकि साथ के बच्चे ही नहीं है। हाँ। तो काइंड ऑफ वो फैक्टर मुझे लग रहा है यार, अब ये मैंने गलती कर दी यार, इससे तो पैसे भले ही ज्यादा जाते लेकिन कम से कम ही हैव पीपल जिससे मतलब नीचे जिनके साथ जाके खेल सकता था प्ले एरिया में या बाकी जगह पे, हुँ, क्योंकि वो ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना। हुँ। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। पहले तो हमारी वही सोसाइटी के अंदर ही था, तो अभी हम्म। तो वो मतलब 3 का भी नहीं हुआ, तो हमें लगा कि चलो वहाँ जाएगा कुछ सीखेगा तो सही। और उनका ना कैमरा भी वहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो टीचर को, आवाज़ भी सुन सकते हो। हम्म। तो मतलब जो मेरी वाइफ है ज्योति, वो हमेशा बोल रही थी नहीं नहीं अच्छे उसमें डालना है, क्योंकि वहाँ पे सबने मतलब बहुत ही अच्छे उसमें डाला हुआ है। हम्म। मेरा था नहीं यार कुछ नहीं करना, रॉ रखना है, रॉ रखना है मेरा। ये था कि फिर एक बार ना कैमरा हम देख रहे थे, और कैमरा में उसने एकदम ही ना मैम ने चिल्लाया, उनका नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सब बच्चों को ऊपर पता नहीं 2 फ्लोर में डाल दिया, और वो, चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा ऐसे जोर के चिल्लाई। वो जैसे ही वो देखा मेरा भी हो गया, मतलब ये तो इसकी मतलब वो माइंड ही मतलब ओपन नहीं हो पाएगा। फिर हाँ। उसको चेंज करवाया, तो मतलब उसमें आप मतलब वही सबसे बड़ा खर्चा है। ये तो वही है ना, घूम फिर के बात जो जाती है ना, जैसे अभी कई लोग सोचते हैं कि वो 30 टाइम्स 40 टाइम्स योर ईयरली एक्सपेंस शुड बी योर रिटायरमेंट कॉर्पस ना, वो मेरे को बहुत क्लिक करती नहीं है वो चीज़, बिकॉज इट कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल, राइट। सबका अलग अलग है, एस्पिरेशंस हैं, फैमिली स्ट्रक्चर है, देयर अपब्रिंगिंग है, राइट। तो इसलिए वो शायद किसी के लिए हो जाता है, किसी के लिए वो रिटायरमेंट कॉर्पस कंफर्टेबल नहीं होता, राइट। और मैं थोड़ा वैसे भी मैंने बोला कि थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव साइड में रहता हूँ ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा कर लो फिर आराम से बैठेंगे। नेक्स्ट जो मेरा मतलब सवाल था कि जैसे शुभम आपने भी वन गो में घर खरीदा, और राहुल आप भी बोल रहे हो कि जब मैं खरीदूंगा तो मतलब मैं लोन नहीं लूंगा, मैं उसको डायरेक्टली पे करूंगा। तो जस्ट वो लॉजिकली ऐसा क्यों है कि अगर आपको इंटरेस्ट कम परसेंटेज पे मिल रहा है और आपको आरओआई ज़्यादा मिल रहा है आपकी उससे पोर्टफोलियो से, तो व्हाई दैट डिसीजन, व्हाई नॉट टेक अ लोन? नहीं नहीं, सो लेट मी आई गो फर्स्ट, क्योंकि मेरी एक स्टोरी है इसके पीछे। तो मैंने एक्चुअली यही कैलकुलेशन किया और मुझे लगा कि यार उस समय आई थिंक अराउंड द होम लोन्स वर एट द लोएस्ट, आई थिंक 6.75% पे होम लोन मिल रहा था उस टाइम पे। हम्म। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा नहीं लोन ही लेना है, इससे 6.75 तो यार कहीं पे भी बना लेंगे, हम्म। और सेंस ही नहीं बनाता अपने पैसे डालने का, तो हमने पूरा लोन ही लिया था। विद इन एन ईयर वो रेट इंक्रीज होते रहे, उन्होंने पहुंचा दिया 9.25 पे। आई थिंक ईयर, ऑलमोस्ट ईयर में 1 साल 3-4 महीने में। तो अच्छा, अब ये बात है 2022 की, उस टाइम पे थोड़ा मार्केट्स भी थोड़ा ख़राब सा हो गया था, डाइसी मतलब साइडवेज टाइप का हो गया था, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वो 6-7 महीने का पीरियड था जहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेगनेट सा हो रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था फिर वापस नीचे आ जा रहा था। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई हर महीने इतने की किस्त तो जाए जा रही है, हम 9.25% से ब्याज भरे जा रहे हैं। अब हाँ। आइडियली उस टाइम पे मुझे वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए था कि भाई नहीं कोई बात नहीं, दिस इज द फेज। लेकिन जब वो रियलिटी हुई तो समहाउ मुझे लगा यार वो, मतलब एक्चुअली आई एम नॉट समबडी जिसे कर्ज लेना अच्छा लगता है, क्योंकि आई हम्म। नेवर टुक एनी लेवरेज, दिस इज द फर्स्ट लोन दैट आई टुक, तो वो सिर के ऊपर एक बाहर सा लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं यार अपना पैसा यूज़ करो। फर्स्ट टाइम ऐसा था जब ये डिसीजन लिया कि नहीं लोन लेंगे, तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, 3 महीने में मतलब 3-4 महीने में वो ओवर पे, मतलब वो जो होता है वो प्री पे कर करके पूरा लोन ही क्लोज कर दिया। तो और फिर उसके बाद मार्केट अच्छी हो गई, फिर अब लगता है यार फिर गलती कर दी ओहो। भाई, ऐसे तो नहीं करना था। नहीं एक चीज़ से एग्री मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, मेरे साथ भी हुई है कि यार एक बार मैंने लोन लिया था, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक पुणे में ली थी, तो यूएस जाके वो तुरंत मैंने पे ऑफ मतलब पे बैक कर दिया था उसको। हम्म। अब अभी अभी भी ना, मतलब मैं एक्चुअली ये थोड़ा अपब्रिंगिंग का भी फैमिली में, जैसे मेरे यहाँ ना मतलब लास्ट में मतलब मेरे दादाजी थोड़ा बहुत ये मनी लैंडिंग का काम करते थे,
जो अनऑर्गेनाइज होता है ना, मतलब घर अपने किसानों को देते हैं, फसल आती है तो वो लोग पैसे वापस कर देते हैं। तो मैं बचपन से वो देखता था कि यार इतना टका ब्याज मिलता है वापस। तो अब ना वो एक माइंडसेट बन गया कि यार जो एक बार ब्याज का पैसा मिल गया ना इंटरेस्ट का, तो वो लोन लेके वो इंटरेस्ट वापस देने में, मतलब इमोशनल एंगल में बोलूँगा इसमें, अगर कैलकुलेशन देखोगे तो हेमंत सही बोल रहे हो आप कि यार आज की डेट में 8.5% में मिल जाता है लोन, राइट। बढ़ बढ़ के 9-10 होगा, राइट। हम 15-16 तो बना ही रहते हैं म्यूचुअल फंड में। बट वो जो बोझ बोल रहे ना शुभम, भार रहता है यार, कल के दिन कैश फ्लो नहीं है उतना, राइट। अभी हम लोग जिस टाइप का जॉब में बैठे हुए हैं, एआई वगैरह सब आ रहा है, और रिसेशन का भी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, मतलब यूएस में। और मैं देख भी रहा हूँ मतलब इंटरनली कि पिछले साल जितनी जॉब ओपनिंग्स थी इस फील्ड में, उससे उससे कम हो गई हैं अभी, राइट। तो थोड़ा सा इसलिए कंजर्वेटिव चल रहे हैं अभी। तो वो बोझ नहीं चाहिए यार कि हर महीने की ईएमआई इतना कहाँ से लाना है, राइट। और एक चीज़ मैं और सोचता हूँ इसमें ऐड करने के लिए कि अभी ऐसे वो बात भी चल रही है ना कि मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई, राइट। अभी करेक्शन आ सकता है, तो अभी नो बडी कैन प्रिडिक्ट, राइट, दैट थिंग। बट स्टिल मुझे लगता है जिसमें अच्छे रिटर्न बन गए हैं, जिस जिस म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, जो भी इन्वेस्टमेंट्स में, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो कि अपने घर लेने के लिए फिर उसमें लगा देंगे। अब ऐसा नहीं कि मतलब कंप्लीटली मान लो 2 करोड़ का घर लेना है तो पूरा ही कैश में ले लेंगे। मतलब ऐसा है कि चलो 50-60% डाउन पेमेंट कर दिया, थोड़ा बहुत लोन ले लेंगे, या मतलब 70% कर देंगे डाउन पेमेंट, वैसा है। बट एटलीस्ट 20-30% तो रखूँगा मैं भी लोन के लिए, वैसा सोचा है अभी। मेरा भी लाइक वन गो में ही था। तो उस टाइम जब मैं मतलब सर्च वगैरह कर रहा था तो एक वीडियो मिली थी मेरे को। तो उसने ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा था कि मैथ्स पे एक्सेल पे तो ये ठीक लगता है, लेकिन ऐसा हो ना कभी फट जाएगा कुछ और तुम्हारे पास फैमिली है तो तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे आके मतलब एटलीस्ट मतलब कुछ वो है, एक कुशन है। तो एक जो माइंड का कंफर्ट है ना, जो तुम गेम खेल पाओगे, मतलब बड़े शॉट्स तुम ले पाओगे, लेकिन वरना गट्स वो बनेंगे नहीं मतलब बड़े शॉट्स लेने के लिए। तो वो मेरे साथ बड़ी मतलब राइम करी थी चीज़ की, कनेक्ट कर रहा था मैंने, या नहीं सही नहीं, बोल आई रहे हैं। थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, Yeah. क्योंकि आप अपना काम करते हो, राइट। यू डू योर ओन स्टार्टअप, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हर महीने सैलरी आ रही है, तो यू नीड बिगर गट्स, तो काइंड ऑफ और कहीं से प्रेशर नहीं चाहिए कि भाई ताकि जो हम अपना गेम कर रहे हैं वो अच्छे से खेल पाएं। हाँ, अपना मतलब माइंड का ये कि एक कम से कम वो हट जाता है, और फिर मतलब एक अलग लेवल का होता है कि हाँ यार कुछ भी होगा तो 6 महीने आराम से बैठ के सोच तो लूंगा मैं Right. क्या करना है, और कुछ ना कुछ तो फिर कर ही लूंगा। हम्म। बहुत से लोगों को लगता है कि मतलब बाहर जाके तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, 6x 10x हो जाता है, बहुत जल्दी सेव हो जाते हैं। तो राहुल आप बताओ कि क्या ये ट्रू है? मतलब मैं किसी भी कंपनी में बाहर जाऊंगा, और ये मैं बाद में पूछूंगा कैसे जाना है, मगर अगर मैं जाता हूँ तो मतलब मेरी सैलरी 8-10x हो जाएगी? यार मतलब बाहर जाना बहुत ही ब्रॉड टर्म है ना। बहुत से लोग कई बार गलती करते हैं कि इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाओ तो वैसा हो जाएगा, राइट। तो वैसा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा आप उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी जिस कंट्रीज़ में हैं उनसे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए अपने, अगर आसपास के लोग हैं तो जैसे बताऊँ मतलब टेक फील्ड में, आईटी टेक्नोलॉजी, इस सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में, इसमें क्या होता है कि आज की डेट में, मतलब जैसे शुभम ने पहले बोला ना कि पहले वो दौर अलग था, मतलब आज से 10 साल 5 साल पहले, ये कोविड के पहले भी पकड़ लो, कि इंडियाज़ में सैलरी और बाहर यूएस या यूरोप में सैलरीज में काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। बट अभी इंडिया में भी सैलरीज काफ़ी अच्छी मिलने लगी हैं जी, ये जो कुछ नई कंपनीज आने लगी इंडिया में। तो अब ना सिर्फ अगर मैं देखूँ नेट नेट यूएस और थोड़ा बहुत आप नीदरलैंड्स पकड़ लो, राइट। ये और थोड़ा बहुत सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको एक सिग्निफिकेंट हाइक मिलता है इंडिया के कंपैरिजन में। बाकी यूरोप में जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जर्मनी में हैं, पोलैंड में हैं, तो उतना ना मतलब आप कन्वर्ट करोगे अगर इंडियन रुपीज़ में, तो उतना आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, हाथ पैर मारोगे, तो इंडिया में बैठ के भी उतना बना लोगे। तो बाहर जाना है ना तो फोकस होना चाहिए, या तो यूएस जाओ, यूएस में भी जैसे बे एरिया है कैलिफोर्निया में, या फिर न्यूयॉर्क में है कुछ ऑप्शंस, तो आप इन 2 सिटीज़ में जाओगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। और अदरवाइज़ फिर बाहर जाने का ऐसा कुछ, अगर सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो यूएस के अलावा थोड़ा बहुत नीदरलैंड्स के अलावा ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। शुभम आप क्या सोचते हो, आपका क्या नहीं है नहीं, आई एक्सपीरियंस? थिंक सही, सेम। तो मैंने बहुत हर कंट्री तो एक्सप्लोर नहीं करा था, लेकिन जहाँ पर थोड़े बहुत एक्सप्लोर करा था तो मुझे भी यही समझ में आया। तो एक लंदन से ऑफ़र था, तो मैंने वो एक्सप्लोर करा था, तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रहा था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वो ऑफ़र कर रहे थे और लंदन के खर्चे देख करके मुझे लगा था भाई ये सैलरी तो इससे ज़्यादा सेविंग मैं इंडिया में कर लूँगा अगर मैं नंबर्स यहाँ पे बता जॉब। सकते हो शुभम आप कि क्या अब नंबर्स मुझे कुछ? एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहे, बट आई थिंक 1 लाख
20,000 समथिंग यूरोस थे या कुछ मतलब ऐसे ही थे। एग्जैक्टली मुझे आई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन जब मैं वहाँ का खर्चे देख रहा था कि एक्चुअली में वहाँ पे, क्योंकि लंदन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़, तो उस हिसाब से मुझे जो समझ में आया था कि नहीं बच रहा था वहाँ पे वैसा। और हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे मुझे बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा एग्जैक्टली कितना ऑफर था उनका। बट मोर और लेस आई थिंक क्या कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क यही जगह हैं जहाँ पर इनफैक्ट आप यूएस में भी देखोगे ना, मतलब हार्डली आप एक स्टेट वर्सेस दूसरी स्टेट देखोगे, तो वॉशिंगटन से आप कैलिफोर्निया पहुंचोगे तो जो सैलरीज का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड एनीथिंग सेम गोज विद रेंट्स ऑल्सो। तो जो घर आपको $1,500 में मिल जाएगा वॉशिंगटन में ऑफिस के आसपास, वहाँ पर जाओगे तो मैंने $4,000 के घर भी सुना है लोग पे करते हैं, 3,500 $4,000 भी पे करते हैं। अब शायद चेंज हो गए हो मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे तो सैलरी भले ही बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन आपको उसमें भी अगर इफ़ यू वांट टू लिव अ फ्रूगल लाइफ इन कैलिफोर्निया देन यू कैन सेव अ लॉट। बट या अगर आप वहाँ पर ढंग से अय्याश लाइफ जीना चाहते हो तो आई फील वहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक्चुअली जो नेट नेट सेविंग आएगी वो बहुत ही कम आएगी। और एक अंडरस्टूड। चीज़ और इसमें देखना चाहिए लोगों को, राइट, कि जैसे अगर आप इंडिया में हस्बैंड वाइफ एज अ कपल दोनों वर्किंग हो, राइट, और दोनों अर्न कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है यूएस में जाके और या यूरोप में या कुछ कंट्रीज़ में डिपेंडेंट वीज़ा पे जाते हैं, राइट, वो तो वो एक चीज़ भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए लोगों को कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मेरे साथ वही हो रहा था, जर्मनी का एक ऑफर था मुझे लास्ट ईयर, तो वही था कि मेरी वाइफ को फिर जॉब छोड़नी पड़ती, और ऑलमोस्ट सेम रेंज में था जो शुभम बोल रहे हैं ना, 110-120 यूरो के आसपास का। तो फिर बहुत मतलब फाइनेंशियली सेंस नहीं बन रहा था। कुछ लोग लाइफस्टाइल सोचते हैं कि वो एक अलग डिस्कशन है, बट फाइनेंशियली तो यूएस में ही 2-3 स्टेट्स हैं वो मेक सेंस। एक और चीज़ जो मैं सुनता हूँ मतलब वो ये है कि जैसे बाहर आप जाते हो तो मतलब दिमाग बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है। एक मेरा फ्रेंड है वो रिसेंटली गया था, वो तो मतलब इतना ज़्यादा उसका दिमाग हो गया कि वो बोलता है यार यहाँ पे न्यूज़ ही हमारे को सारी गलत बता रहे हैं। यहाँ तो हमारे को बोलते हैं कि इंडिया बहुत वैसा हो गया वो हो गया, मतलब सब झूठ है। तो क्या रियलिटी है कि मतलब वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा माइंड आपका एक्सप्लोड करता है यार कि मतलब व्हाट मैं इज बताता रियलिटी। हूँ। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है, आई थिंक अनलाइक हाउ वी फील, वहाँ पर इंडिया कवर ही नहीं होता। दे इट इज़ लाइक अ कंट्री जो कि सम कंट्री जैसे इंडिया के लिए आप बोल दो कोई अफ्रीका का कंट्री तो कितना कवरेज मिलता है उसको। तो उनके लिए उनका जो काइंड ऑफ स्फीयर ऑफ वो है ना, वो अलग है, उनका दुनिया अलग चल रही है। वो कनाडा, मेक्सिको या अपने यूरोप यूरोप के अराउंड ही घूमते रहते हैं वो, या चाइना कह लो। तो इंडिया तो उनकी लिस्ट में बहुत ही दूर है। बट आई थिंक ओवरऑल आई फील यू आर राइट कि वहाँ पे जाके आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली क्योंकि वो मेल्टिंग पॉट होता है, आपको सब हर कंट्री से लोग होते हैं। तो कोई मतलब इसराइल से होगा, तो कोई जापान से होगा, तो कोई कोरिया से होगा। एंड जब उन सबका तरीका रहने का अलग है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं कुछ इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे अब मुझे नहीं पता था कि जैसे जो ये अपने जापानीज़ होते हैं और चाइनीज़ होते हैं, वो अपने हर मील के बाद हर 5-5 मिनट में बाथरूम में जाके ब्रश करते हैं, राइट। तो भाई मुझे लगता था यार ये तो मतलब क्या है, ये हर 2-2 मिनट में ब्रश करने चले जाते हैं। वो अपना वो तौलिया वौलिया सा लेकर आते हैं, वो जरा सा मतलब समझो आपके साथ अगर 2 मिनट कुछ स्नैक्स भी खाएंगे तो सीधा बाथरूम में जाएंगे, पहले प्रॉपर ब्रश करेंगे। और उनके लिए वो डेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि बिल्कुल ही अलग लेवल पे। और ऐसे ही हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको पिक्यूलैरिटी सी मिल जाएंगी, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं ये तो कल्चरल डिफरेंस है, मतलब वैसे मतलब सोचने का मतलब कि वो थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। तो ये बात भी सही है, थिंकिंग लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर कंट्री के बेस्ट लोग हैं और फिर वो आपस में compete कर रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे पर्सनली मैं बोलूँ तो अगर हार्ड वर्किंग के टर्म्स में बोलोगे तो सबसे ज़्यादा घिस्सू तो इंडियन ही रहते हैं फिर भी। एक एक ना अभी लिंक्डइन में इंडियन और किसी ने चाइनीज। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट किसने डाला था, वो इंडियन ओरिजिन सीईओ था, हम्म। उसने उसका एम्प्लॉई एक इंडियन है, तो हम्म। उसने उसका वो डाल दिया व्हाट्सएप मैसेज लिंक्डइन हम्म। में। हम्म। उसने उसको बोला कि छुट्टी ले ले, तो काफ़ी टाइम से नहीं किया। और उस बंदा, वो इंडियन बंदा है, उसने लिखा हुआ है कि नहीं, जब तक कंपनी को प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल जाता, आई एम द चैनल थ्रू विच द कंपनी विल गेट प्रोडक्ट मार्केट फिट। और उसने ऊपर लिखा हुआ है कि देखो इंडियन अलग ही लेवल पे सोचते हैं वहाँ, जबकि ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि हम मतलब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि भाई ये तो। नहीं, आई थिंक इंडिया के आप जैसे वहाँ जैसे जो बाहर के लोग होंगे ना, वो आप ऐसे समझो कि जो
मैक्सिमम लोग होंगे जो वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखेंगे, और उनमें से कम शायद नहीं है। बोलो 10 में से एक दो होंगे जो एक्चुअली में बोलेंगे कि नहीं, मैं कंपनी के लिए बिल्कुल ही जुट जाऊंगा। लेकिन जो इंडियंस होंगे वो सोच के ही आएंगे, भाई पैसा बनाना है, ये करना है, कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में लेकर आएंगे और बस घिसना है। तो मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई वर्क लाइफ बैलेंस को रखो साइड में, मैं रात को 10 बजे तक 11 बजे तक लगा रहूंगा। और फिर प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी लोग ये सोचते हैं कि भाई इंडियंस ने हमारी टीम का कल्चर खराब कर दिया है। अच्छा, राइट। उल्टा। हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है बनाने कि के लिए भाई अब खराब कर अभी दिया। कंपेयर तो उनसे ही होगा ना, अगर कोई और है जो अपना एक ज्यादा सर्टन मेहनत वो कर रहा वो मेंटेन करना चाहता है, नाउ ही कांट, क्योंकि भाई तुम कर रहे हो तो कंपेयर कंपेयर तो तुमसे करा जाएगा। है। राइट। राहुल आप। हाँ, मेरा भी मतलब यही है। एक एक बट मैं, आपने जो बोला ना कि दिमाग खुल जाता है, तो मेरे लिए ना एक मैं बोलूँगा माइंड जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो काफ़ी चेंज हुए जैसे मेरे लिए। हम्म। मतलब जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग थी छोटी जगह में, बहुत मतलब हम्बल फैमिली, कंजर्वेटिव रिलीजियस फैमिली, राइट। अपने बारे में बाद में सोचना, पहले रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, समाज के बारे में ये सब मैं घर में मतलब बचपन सुनता था। फिर यू वही कल्चरल शॉक तो काफ़ी लगे, जैसे शुभम ने बताया वहाँ जाके। और मैंने देखा कि लोग मतलब दे फर्स्ट थिंक अबाउट देम सेल्व्स, राइट, एंड देन दे आर वेरी असर्टिव और वेरी डायरेक्ट। अगर ना को ना बोल दो, हाँ को हाँ बोलो मतलब। और हम इंडिया में जैसे ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत डीप इम्पैक्ट करती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके टाइम पे, राइट, आपकी पर्सनालिटी पे। तो मैं वहाँ देखा यार लोग, और मैं बड़ा ऑफेंड हो जाता था पहले कि यार किसी को कुछ पूछा तो मना मत कर, भले मत कर लेकिन हाँ बोल दे, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, बुरा नहीं लगना चाहिए। बट 3-4 साल में वो कंडीशनिंग मेरी काफ़ी चेंज हो गई उसमें। और दूसरा जो शुभम बोल रहे थे ना कि इंडियन लोग वो है, मतलब इंडिया से जाते हैं तो क्योंकि वहाँ ना टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ में हम लोग टाइम निकाल देते हैं, या मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, राइट, काफ़ी रिलेटिव्स कोई आ गया घर में बिना एजेंडा के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो और या फिर किसी ने बोल दिया तू मिलेगा नहीं मेरे से, दोस्त ने, तो मिलने चले। तो वहाँ पे ना लोग बहुत ही एजेंडा ड्रिवन होते हैं यार। किसी से मिलना है तो उनका कैलेंडर बड़ा फिक्स हो। और मेरे लिए एक एक बहुत अच्छी स्टोरी अभी याद आ गई, कैलेंडर की बात आई तो। एक वो थे अमेरिकन सिटीजन थे जो मेरी कंपनी में वहाँ पे। तो हम मतलब करीब फरवरी के आसपास की बात है, मेरा बर्थडे था, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो और उनका था दिसंबर में बर्थडे, राइट, एंड ही सेड कि 27 दिसंबर आई विल बी हियर, राइट। फरवरी में बैठ के बात चल रही कि मैं दिसंबर में क्या करने वाला हूँ। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था यार, मेरे को पता नहीं अगले हफ्ते में क्या करने वाला हूँ, बट उतना प्लान था। तो मैंने बोला यार ये प्लान आप बना लेते हो, बढ़िया एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हम बनाते तो हमारे घर में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं कि यार इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, इसको बुरा। तो उन्होंने बोला कि दिस इज माई प्लान एंड दिस इज माई प्रायोरिटी, रेस्ट एवरीथिंग टेक्स सेकंड प्रायोरिटी अनलेस इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी और समथिंग क्रिटिकलिटी, बट ये मेरा प्लान है। तो मुझे भी समझ में आया यार कि लाइफ में अपना अगर तुम्हारे पास एजेंडा नहीं होगा ना, तुमको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इंडिया में, जो कि मैंने वहाँ जाके सीखा। तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं बट ये 2-3 मेन चीज़ें मुझे समझ में आई। राहुल आप सिप कर रहे हो और आई थिंक शुभम एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आप क्यों सबसे पहले जो है एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं? यार मैंने मतलब ट्राई किया था, पहले स्टार्ट किया था ना जब, तो सोचा कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सिप भी स्टार्ट कर दिया था मतलब साथ में ही, बट एक्टिव इन्वेस्टमेंट में फोकस थोड़ा ज़्यादा था। बट एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई ना कि यार उस पर टाइम बहुत देना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं होता कि यार सुबह एक बार मार्केट देख लिया, कुछ शेयर उठा लिए और फिर कभी बेच दिए। मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्री का नॉलेज और वो सब होना पड़ेगा। और मैं ना फुल टाइम अभी जॉब में हूँ तब से, तो उसके साथ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। या तो आपकी जॉब सफ़र करेगी या फिर आपकी एक्टिव इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगी, तो दोनों दोनों नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे लगा यार सिप बहुत सही है अपना बिहेवियरल मैनेजमेंट के लिए। और भले रिटर्न जैसे थोड़ा कम बनेगा मान लो, तो मुझे लगा यार कि अभी वही करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मुझे करना है एक्चुअली, मतलब काफ़ी अंदर से तो आती रहती है वो भावना है कि यार ये समझ में आ रही है इंडस्ट्री, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू जंप इनटू इट। बट वो करेंगे, जॉब छोड़ेंगे तब करेंगे। बट अभी के लिए तो सिर्फ इसलिए वर्क कर। और मैंने ना 1-2 बार ट्राई भी किया था थोड़ा, इसमें फ्यूचर वगैरह में चले गए थे थोड़ा जल्दी पैसा कमाने के लिए विदाउट मच रिसर्च। तो उसमें पैसा मतलब नुकसान भी हो गया काफ़ी, काफ़ी नहीं मतलब हाँ, बट सिग्निफिकेंट नुकसान था। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार ये छोड़ देते हैं, और मन की शांति चल रही है सिप सिप में। अच्छा अभी देखूँ तो मतलब 18% पिछले 14 साल में 18 से 20% का XIRR मिल रहा है, तो बहुत है यार ये तो। कौन से म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो?
यार अब तो बहुत हो गया, मतलब थोड़ा वो क्लीन अप भी करना है। स्टार्ट किया था 3 फंड में लगाता था। HDFC के थे 2 इक्विटी एंड टॉप टॉप 200 फंड चलता था उस टाइम पे। अब तो बंद हो गया वो, मतलब चेंज हो गया। 2010 की बात कर रहा हूँ। तो तब 3 फंड थे और फिर बीच में ऐड करते गए कुछ कुछ, थोड़े सेक्टोरियल फंड भी ले लिए। बट अभी आप देखोगे ना, अगर जो टॉप परफॉर्मिंग है, जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं देखूँ तो एक तो मिड कैप 30 फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसमें अच्छा पैसा, ठीक ठाक पैसा बन गया। और एक ये है अपना वैल्यू, आदित्य बिरला का वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला फंड है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आ गए। और ऐसे मतलब करीब देखोगे तो 25-26 फंड चल रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इतने होने नहीं चाहिए मुझे लगता है, बट देखते हैं कि उसको चर्न करेंगे थोड़ा बहुत। आप बोलो 14 ईयर्स का XIRR जो है वो 18% है, यस, 14 साल का। 20% नाउ, और एट टुडे, एट लाइक लास्ट वीक और सो। तो इसमें इसमें अब थोड़ा ना, मतलब मैंने इसमें भी कर दिया था, मतलब कभी कभी बीच बीच में ना डिप्स आते थे, कभी करेक्शन होता था ना, तो थोड़ा बहुत लमसम डाल देता था मैं, तो वो भी फैक्टर इन कर गया है इसमें। अगर वो नहीं करता, मैं एक बार मैंने बैक ये किया था कैलकुलेशन उसका, तो करीब 17-18% का बनता, अगर मैं डिप्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट नहीं करता तो डिप का क्या एल्गो था आपका कि 2-3% नीचे गिरा, कुछ ऐसा था? हाँ नहीं, 2-3% तो नहीं, मतलब 5% के आसपास रखा था मैंने। उतना नीचे गिरेगा, और उस टाइम पे पैसे भी होने चाहिए अपने पास। 5% ऑफ क्या मैक्सिमम हाई या क्या? मैक्सिमम हाई, जैसे जो मान लो 52 मैंने तो 2000, हाँ 18 में देखा कि यार इतना सेंसेक्स था करीब 22-22 हज़ार, और अगर 18 हज़ार पे आ गया हो, 17 हज़ार पे, तो फिर टाल दिया ऐसे। तो आई एग्री, आई थिंक मेजोरिटी लोगों के लिए SIP या म्यूचुअल फंड तो सही है। और आई थिंक जो जितने रिटर्न्स, अगर किसी का 20% बन रहा है तो फिर तो मैं बोलूँगा कि भाई वही मैं और क्या चाहिए भाई। और चाहिए क्या? चुपचाप म्यूचुअल फंड में लगा लो, और क्या चाहिए जीवन में। बट आई थिंक दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे अगर मुझसे कोई पूछे, पहली बात तो मैंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में लगाया ही नहीं, तो वो एक एक्सपीरियंस की बात है। तो मैं मुझे इनफैक्ट ज़ीरो म्यूचुअल फंड्स कभी ट्राई भी नहीं किया। तो वो शुरू से ही वो किया है, तो और थोड़ा बायस है। बट एनीवेज, प्लस अगर कोई मुझे बोले कि भाई आपको खुद करना है, आपको म्यूचुअल फंड में कराना है, लेकिन अगर आप खुद करोगे तो आपके 2% रिटर्न कम बनेंगे, मैं तब भी खुद करूँगा। तो क्योंकि क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो, हाँ। तो काइंड ऑफ वो एक डिफरेंट फील होता है कि भाई मैंने मैंने ढूंढा, मैंने खोजा, मैंने किया। तो आई फील मेजोरिटी लोगों के लिए वो बात नहीं सही होगी। आई थिंक ज़्यादातर लोग तो रिटर्न्स ही चाहते हैं। और लकीली मतलब म्यूचुअल फंड से बेटर ही हुआ है। बट आई फील इररिस्पेक्टिव भी वो मुझे लगता है कि मैं खुद ही करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ वो है कि वो कंट्रोल आता है, और देन इन द प्रोसेस आपको जो नॉलेज आती है, क्योंकि आप सारी इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हो, लोग आप किसी से भी बात कर रहे हो रैंडमली, आप उसके धंधे के बारे में उससे ज़्यादा बता सकते हो। हम्म। तो वो मेरे साथ काफ़ी बार होता है कि वो किसी इंडस्ट्री में है, मैं रैंडमली कुछ बात करने लगूंगा, कहेगा भाई इतना तो मुझे मेरे धंधे वाले कुछ नहीं बता पाते। या मतलब नॉर्मली कभी भी मैं अपनी किसी से भी बात करता हूँ ना, तो बोलते हैं कि भाई नॉन इस बैकग्राउंड से, वही। मतलब इतनी डीप बात तो कभी किसी से नहीं हुई। तो वो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ वो आता है। तो बट हाँ, यही मेरा पर्सनल रीजन वही है एक्टिव इन्वेस्टिंग का। बट लकीली आई फील जब आपको एक चीज मुझे समझ में आई है, नॉट जस्ट इन इन्वेस्टिंग, ओवरऑल अगर आप किसी भी चीज में व्हेन यू एंजॉय द जर्नी, हम्म। तो आउटकम इज ऑलवेज बेटर। मतलब या आउटकम अपने आप आ जाता है, वो उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आप जर्नी को इतना एंजॉय कर रहे हो और आप कॉम्पिटिटिव हो, आप ये चाहते हो कि भाई मैं अपने प्रोसेस को और इम्प्रूव करूं और इम्प्रूव करूं, तो आउटकम इज जस्ट समथिंग दैट विल हैपन। राइट। राइट, या और ये आपका जो मुझे समझ आता है वो सेल्फ इमेज आपकी वही है कि आई एम दिस, तो वो उसके साथ बहुत लिंक्ड है। और मतलब जब आप बात भी करते हो तो आई कैन सी द हैप्पीनेस, या कि मैं करूँगा, तो वो वाला एक फील बहुत प्यारा है। बट या शुभम, एक एक क्वेश्चन मेरा इसमें कि जैसे आप जब जॉब में थे फुल टाइम, राइट, तब भी आप उतनी ही शिद्दत से उतनी मेहनत करते थे ये स्टॉक्स ढूंढने के लिए, या ये स्टोरी एक्टिव इन्वेस्टिंग वाली चेंज हुई है आफ्टर योर फुल टाइम योर इन्वेस्टर? नहीं नहीं, तब भी मैं करता था, लेकिन
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट 2-3 साल में अपनी जॉब में मतलब ऐसा हो गया था कि आई वॉज स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम Yeah. रिसर्चिंग स्टॉक्स। तो फिर मतलब मुझे लगा कि काइंड ऑफ आई एम नॉट डूइंग डूइंग जस्टिस टू द नहीं, जॉब। तो काइंड ऑफ आई थॉट कि भाई इट्स बेटर टू ट्राई इट आउट, कि भाई जो मुझे लग रहा है कि वो एक्चुअली में है भी या मैं बस सोच रहा हूँ। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि जॉब छोड़ने के बाद जो रियलाइजेशंस हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, जब आप दिन रात बैठ के वही चीज़ें सोच रहे हो। तो फिर पहले होता क्या है, आप सोचते हो, आपको लगता है कि भाई वो कि यही है, बस इतना ही है। लेकिन right. जब आप उतर जाते हो और कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर आप नए रास्ते खोजते हो, आप और Yeah. चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हो। एंड देन आई फील जॉब के साथ जो मैं कर रहा था वो ओवरऑल नॉलेज का 10% भी नहीं होगा, मेजॉरिटी वो बाद में ही आया है। Okay. हाँ राहुल, आपने वो बताया फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, तो वो क्या इंसिडेंट था, कहाँ से आप ऑप्शंस में कैसे आ गए या फ्यूचर्स में कैसे आ गए? यार वो होता है ना, कुछ चीज़ें मतलब आप एक बार कर ले तो फिर सोचते हो यार मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो ये मतलब 2018 की बात है, मैं यूएस से लौटा था, थोड़ा बहुत हाथ में था कैश, मतलब सेविंग ठीक ठाक हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से उस टाइम पे ना एक मुझे ये आ गया, और मैंने ना ब्रेक लिया था जॉब से, यूएस से मैं जॉब छोड़ के आया था। तो 6 महीने विदाउट जॉब था मैं, कुछ कुछ ट्राई कर रहा था, मतलब सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ साइड में जाने का सोच रहा था मैं। तो तभी फ्री था। तो और उसी टाइम पे एक किसी का कॉल आया 2-3 बार, अच्छी कंपनी की वेबसाइट वेबसाइट बहुत अच्छी बनी बनी हुई थी, बड़ी अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे थे वो लोग। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में हम टिप्स देते हैं। टिप्स नहीं बोला उन्होंने, कुछ और वर्ड, टिप्स होता तो मैं शायद नहीं करता। उन्होंने कुछ इक्विटी रिसर्च ऐसा कुछ करके बोला होगा, अच्छा सा वर्ड। तो मेरे को लगा यार तो अच्छे फंड मैनेजर टाइप बात कर रहे हैं। और मैं तो वैसे ही फंड मैनेजर्स पे ऑलवेज बुलिश, बिकॉज म्यूचुअल फंड में था। तो उन्होंने बोला कि यार आपको ना अल्फ़ा ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। तो मेरे को लगा यार अल्फ़ा और ये सब बोल रहे हैं, तो अच्छा होगा कुछ। अल्फा बीटा गामा की बात हो रही है तो तो उस चांस टाइम ज्यादा में ही होगा। हाँ यार अल्फ़ा बोल रहे हैं तो होता होगा अल्फ़ा। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, एक हम आपको बताएंगे फ्यूचर, और ऐसे ट्रेड करना है, इस टाइम पे लेना है, और हम बोलेंगे उस टाइम पे बेच देना। तो मान लो ठीक है। अच्छा मैंने देखा भी नहीं कि यार वो अगर मैं जितने रेट पे मतलब बाय कर रहा हूँ, उससे अगर 10% भी कम हुआ तो मेरे को क्या नुकसान होगा, राइट। मैं वो ट्रेडिशनल माइंडसेट में था, अगर 20% गिरा तो 20% नुकसान हो जाएगा। बट फ्यूचर में वैसा नहीं होता, राइट, लेवरेज आपका ज़्यादा हो जाता है। मार्केट 10% गिरा तो हो सकता है आपको 70% का लॉस हो जाए उसमें। तो वो ले लिया मैंने। और ऑफ कोर्स उसमें उन्होंने बोला कि अभी सही नहीं है मार्केट, आई थिंक मंथ एंड पे वो रोल ओवर करना था उस टाइम पे, या तो बेचना था या रोल ओवर करना था। तो मंथ एंड पे उन्होंने मेरे से रोल ओवर करा दिया। तो नेक्स्ट मंथ और डाउन हो गया वो, जिस बैंक का वो था, फ्यूचर लेके रखा था। तो करीब ना ये 2 मंथ्स में समझ लो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के आसपास उसमें नुकसान हो गया। तो मैंने फिर वो निकाल दिया और 2.5 लाख का नुकसान ले लिया। अब फिर अपने को अंदर से वो जागा यार, अब ये कैसे हो सकता है अपने साथ, अपन तो म्यूचुअल फंड में कभी 1 भी रुपये नहीं नुकसान हुआ है। तो फिर मैंने बोला एक बार और करते हैं। और फिर ना मैं उन्हीं के पास फिर चला गया, मैंने कहा यार बता दो अभी ये तो चला नहीं तुम्हारा। एंड देवर लाइक कि हाँ हाँ नहीं नहीं सर ये मिस्टेक हो, ये एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी हमारी ये स्टोरी देख लो। वो होता है ना आजकल वेबसाइट में डाल देते हैं कस्टमर सक्सेस स्टोरी, जो कि एआई जनरेटेड और फेक रहते हैं वो सब। तो मैंने वो फिर से ले लिया एक और। तो फिर उसमें अनदर जो ट्रेड लिया फ्यूचर में फिर से, तो उसमें भी करीब 2 लाख के रुपए आसपास का नुकसान हो। तो 4.5-5 लाख रुपए अब निकल गए जेब से। तो मैंने कहा छोड़ो यार अब ये सब। फिर वेंट बैक टू एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स। और तभी म्यूचुअल फंड सही है चालू हो गया। तो हमको लगा यार कि पूरी कायनात सोच रही है कि यार राहुल तुम म्यूचुअल फंड ही करो, तुम्हारे लिए वही सही है। एक जो चीज मैं आप दोनों का ओपिनियन लेना चाहूंगा वो ये है कि जैसे मतलब ये जैसे जॉन बॉगल की थ्योरी है कि आप इंडेक्स फंड डालो, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ना करो। और इवन इंडिया का भी डेटा देखो तो वैसे है कि अगर आप मतलब अगर 100 म्यूचुअल फंड शुरू में चले हैं तो पता नहीं होता कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड एक्चुअली इंडेक्स को बीट करेगा। हाँ और नॉर्मली भी आई थिंक 12th या कुछ अगर 100 चलें तो आई थिंक कुछ 70-80% को तो वैसे ही बीट कर देता है इंडेक्स फंड ही। और आप भी अभी एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल बता रहे थे कि बंद हो गया या वो मर्ज हो जाते हैं, जो बीट गुड। नहीं कर पाते या कुछ लोग कम आ जाते हैं फिर वो दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो ये अभी राहुल के लिए एक्सेप्शनल केस है कि इनको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, या फिर कई लोग बोलते हैं इंडिया में वैलिड नहीं है, इंडियन मार्केट वैसी नहीं है। मतलब इसमें क्या ओपिनियन है आप दोनों का? यार मतलब मैं मेरा ना बताऊँ तो शुरू के करीब 8-9 साल इंडेक्स फंड में था ही नहीं एक्सपोजर। सारा इक्विटी ओरिएंटेड फंड थे और मोस्टली लार्ज कैप एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन था। बट उसमें जब मैंने
यार, और उस टाइम में इतना नॉलेज भी नहीं था कि बेंचमार्क क्या होता है और वो बीट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपन तो बैठे कि यार हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देखेंगे 20 साल बाद क्या होगा। बट फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए, जैसे शुभ ने बोला राइट, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते आते हो, टाइम मिलता है। तो फिर मुझे लगा यार हमें ना पीरियडिकली चेक करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो फिर मैंने देखा यार कि जैसे आपने बोला कि कुछ म्यूचुअल फंड नहीं बीट कर पा रहे थे इंडेक्स को, तो फिर मैंने इंडेक्स लेना चालू कर दिया। बट स्टिल आई फील कि वो कॉम्बिनेशन, जैसे अब इट डिपेंड्स राइट, कि अगर 12% 13% में खुश हो तो इंडेक्स से बेटर कुछ नहीं है, मतलब दिमाग लगाने नहीं है, उठा लो। एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, मैनेज नहीं करना पड़ता। बट मैं अब अपनी, मेरे को लगता है यार कि मेरा भूख मिटती है 15 से 18% के आसपास में। तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर अल्फा चाहिए, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा। तो आप भी उसमें फिर प्रेस आप करो जाते अल्फा हो। से। अभी अल्फा ना, अल्फा मेरे मन में बैठ गया तब से ना, वो 5 लाख रुपए खर्च करके अल्फा सीखा हूँ मैं। तो हाँ, अभी अभी कॉम्बिनेशन है दोनों का। थोड़ा सा इसमें एफर्ट लग जाता है रिसर्च में। तो अगर आपको वो भी और कम करना है तो फिर प्योर इंडेक्स फंड में जाओ, वो भी अच्छा है इंडिया में। और पर्सनली मेरी फीलिंग है, मतलब मैं कुछ एडवाइज़र नहीं हूँ, मतलब इसका सेबी रजिस्टर समथिंग। बट मेरा पर्सनल फीलिंग ये है, कन्विक्शन ये है कि इंडिया में अगले 10 साल में इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छा, मतलब 12 14 12 13% के आसपास तो निकल ही जाएगा रिटर्न। रिसर्च क्या करते हो आप म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए? मैं यार एक तो ना, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, जैसे मैंने अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कई बार कि थेमेटिक फंड में, मतलब सेक्टोरियल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। बट मुझे लगता है यार कभी कभी अगर आप बाहर की, मतलब देख रहे हो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्या चल रहा है और कौन कौन से सेक्टर अपकमिंग आने वाले हैं राइट। तो जैसे कि मैंने एक ना 2017 के आसपास फार्मा में किया था, सेक्टोरियल फंड था वो। अभी वो नहीं चल रहा है, बट 17 से लेकर 20 तक काफ़ी चल गया था वो। तो उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया था। और एक और बैंकिंग वाला भी एक सेक्टोरियल फंड आया था, उसमें भी मैं अच्छा। इसमें आप टाइमली फिर एग्जिट भी करते रहोगे ना, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर दूसरे में। नहीं नहीं, परफॉर्म नहीं करा तो और पैसे लगाने का ना, वैसे मतलब मैंने एग्जिट नहीं किया अभी तक। मैं आपको बताऊँ, मतलब ये चर्निंग के लिए थोड़े एक दो जो कम साइज वाले म्यूचुअल फंड थे वो बेचे थे। बट अभी तक म्यूचुअल फंड मैंने सेल नहीं किए, एक भी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया अभी तक। बट ये है कि सेक्टोरल फंड में भी पैसे बनते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे कम्प्लीटली अवे नहीं। अगर आपको इंडेक्स से खुश नहीं हो, आपको ज़्यादा अल्फा जनरेट करना है, तो जैसे अभी ईवी वाले में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, जो ईवी रिलेटेड कंपनीज में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिलेटेड कंपनीज में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। शुभम आपको नहीं नहीं, वो राइट टाइम पे एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब मैं नहीं कर पाया कुछ कुछ फंड्स में, बट वो मैंने, नहीं, मेरी फिर भी लर्निंग आपका है मतलब कि 20% है ना, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है वो आपने एक्सलेट तो कर दिया वो सेक्टोरियल वाली गेम खेल के, जो। लेकिन यू आर स्टिल बीटिंग इंडेक्स, तो माइट भी क्या वो बाद में नीचे होगा, या मतलब वो मेरा ऐसी था थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो अभी मैंने बोला अभी शायद 20%, अभी 20% जैसे राइट, अभी कुछ सेक्टर्स नहीं चलेंगे या फिर स्टेगनेंट हो जाएंगे, तो शायद नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग ये कर रहे होंगे आफ्टर 6 मंथ्स, हो सकता है 18% XIR आ जाए मेरा, या 19% आ जाए राइट। बट नहीं स्टिल अभी शुभम, 20%, तो भी मैं कुछ अभी तो फिलहाल नहीं सोचा है कुछ फंड निकालने का। वही जब घर लेंगे ना, मतलब जब मैंने बात की, जब घर लेना होगा, डाउन पेमेंट करनी होगी, तब मैं ये 20% में देखूंगा कि कौन से हाईएस्ट परफॉर्मर हैं, या फिर जिनमें मैं ज़्यादा फ्यूचर में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनसे फिर निकल जाऊंगा मैं। वैसे वो अंडरस्टूड। अभी थॉट प्रोसेस है। शुभम आप क्या ऐड करोगे इसमें, आपको क्या लगता है? मेरा होराइजन बाय एंड होल्ड का कभी भी नहीं रहता है। तो हम्म। आई थिंक वही डिफरेंस है कि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो तो वो लोग आपके लिए चर्निंग कर रहे हैं या जो भी वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मुझे लगता है कि जो ये थीमेटिक फंड्स होते हैं उनमें अगर आप उनमें बाय एंड होल्ड करोगे, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म करोगे। राइट। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप आउट परफॉर्म करोगे जब तक वो थीम चल रही है, लेकिन ये जो थीम्स होती हैं ये साइकिल्स होती हैं। ये एक साल एआई का हाइप है तो अगले साल क्रिप्टो का हाइप है तो अगले साल किसी और चीज़ का हाइप है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी ये फंड्स होते हैं ये हाइप में नए फंड्स बना देते हैं। तो अगर आप उस थीम को उस हाइप में पकड़ रहे हो राइट, तो वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी हो गई एक तरीके से। वही प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर अर्ली यू मेक द मोस्ट गेन्स, बट इफ़ यू आर लेट यू लूज द मोस्ट। तो एंड जनरली मुझे लगता है कि ये आप 2-3 साल अपना साइकिल लेके फिर नेक्स्ट थीम में चले जाओ बजाय उन पे बैठे रहने के। तो वो क्योंकि आता ही है एक बार वो थीम गिरती गिरती है जब दूसरी नई थीम आती है तो। अभी मेरे को लग रहा है ना शुभम एकदम मेरी बात ही कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मैंने सारे म्यूचुअल फंड को सेम ट्रीट कर रहा था राइट। तो सेक्टोरियल में लगाया जैसे फार्मा में, बट एग्जिट नहीं किया उसमें राइट। और मैंने सोचा कि यार अभी ये डाउन चल रहा है तो इसमें और टॉपअप डाल देते हैं, सेम एनपी मिल रहा है।
बट वो ना वो फिर वहाँ से समझ में आया कि नहीं यार, कुछ प्रोसेस ही नहीं है अपने पास। जैसे शुभम ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया, राइट, एक्सप्लेन किया कि वो सेक्टर चलेगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग टाइप से, और आप फिर निकल जाओ उसमें से। तो वो एक प्रोसेस माइंडसेट शो कर रहा है शुभम का, राइट, वो मैं कहीं लैग कर रहा था उस टाइम पे। बट हाँ, टू आंसर द इनिशियल क्वेश्चन विच हेमंत आस्क्ड कि अगर इंडेक्स फंड में डालना चाहिए या फिर कुछ यहाँ वहाँ उठापटक करते रहना चाहिए, तो वही उसका सिंपल सा 12-13% से खुश हैं तो इंडेक्स फंड बढ़िया है, और ज़्यादा चाहिए अल्फ़ा तो फिर ये थोड़ा बहुत सेक्टर वेक्टर कर सकते हो। तो राहुल, आई थिंक अल्टीमेटली आप भी उस जर्नी पर हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन कह सकते हैं या फिर पैसिव इनकम है, वो कैसा दिखता है ओवरऑल आपके नेटवर्थ में? यार अभी पैसिव इनकम मेजॉरिटी देखोगे तो मेजॉरिटी रेंटल इनकम आ रहा है मेरी, मतलब एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी से, तो अराउंड मतलब 50 से 60,000 के बीच में ऐसा रेंटल आ रहा होगा पर मंथ का। तो एक ना नया मुझे इंस्ट्रूमेंट मिला, मतलब रिट्स बोलते हैं उसको, इंडिया में उतना अभी पॉपुलर नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कमर्शियल स्पेसेस बनाते हैं ऑफिस के लिए, जैसे आप देखोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती हैं, एम्बेसी हो गया, माइंड स्पेस, ब्रुकफील्ड। सो ये कंपनीज बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस बनाती हैं और फिर कंपनीज को लीज करती हैं और रेंट पे देती हैं कि आप अपना ऑफिस चलाओ और पर मंथ वो रेंट लेंगे आपसे। तो इसमें भी ना एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप पैसे लगा सकते हो रिट्स में। अब इसमें क्या होता है, इसकी भी जैसे शेयर हम लोग खरीदते हैं, राइट, स्टॉक, कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, इनसे रिट्स आप खरीद सकते हो, उसकी पर रिट्स की यूनिट का प्राइस होता है कुछ कुछ, राइट। बट इसका बेस्ट पार्ट ये है जो मुझे लगता है, इसकी इनका डिविड, और ये काफ़ी रेगुलेटेड है, मतलब इसमें सेबी ने जो नॉर्म्स बनाए रखे हैं कि इतना % आपका अगर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाइड है, रेंटेड है, तभी आप रिट्स अपना रिट लॉन्च कर सकते हो अपना, राइट, यूनिट लॉन्च कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने वो यूनिट्स ले लिए, इनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये लोग कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जैसे मैं देखूँ तो 6%, मतलब 5 और 6% के बीच में इनका डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, राइट। मतलब 100 रुपये लगाए तो आपको समझ लो साल में 6 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा, 5 से 6 रुपये। एक तो वो, और वो मेरी पैसिव इनकम का पार्ट में काउंट करता हूँ उसको, और वो मैंने पैसिव इनकम के उद्देश्य से, मतलब वही ऑब्जेक्टिव था, इसलिए उसमें लगाए थे, थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना था। और दूसरा एक गेन इसमें होता है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है, जो रिट का प्राइस है, जैसे कि एक कुछ एग्जांपल बताऊं तो मैं, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क है, उसका एक REIT है, उसका करीब अभी 360-370 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो वो भी अप्रिशिएट होता है, राइट। तो मतलब आप एक, अगर इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि यार मैं ना एक बिल्डिंग नहीं बना सकता कमर्शियल जिसको मैं किसी ऑफिस को दे दूं, तो मैं उसमें एक छोटा सा यूनिट, छोटा सा शेयर होल्डर बन के उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये 2 हैं पैसिव इनकम, और थोड़े बहुत जो स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट स्टॉक में एक्सपोजर है, उनके डिविडेंड्स आते हैं। तो वो है। और एक चीज़ और है पैसिव इनकम में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, मतलब अब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है। कुछ SGB जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो ले रखे हैं, कोविड के टाइम में इन्वेस्ट किया था तो उसमें भी थोड़ा अभी ठीक ठाक मिल रहा है रिटर्न, बट उसका 2.5% उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी एक है, बहुत छोटा है, बट हाँ वो भी एक। बट आई थिंक अब तो गवर्नमेंट निकाल ही नहीं रही, सो अब नए हाँ, लोग निकाल नहीं रही तो अभी, बट हमने ले रखा है तो वो चल रहा है अभी हम्म, बट हाँ, अभी मतलब मैं वही और सोचते रहता हूँ, मतलब मेरा थोड़ा टाइम इसमें काफ़ी जाता है कि और कैसे ये पैसिव इनकम बढ़ाया जाए। अ, तो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत सोचते हैं। और कुछ बताओ आप, मतलब और आप कुछ करते हो शुभम अगर पैसिव इनकम के लिए, या हेमंत, तो हम भी वो करना चालू करेंगे ये करते नहीं, हैं। पर्सनली मैं तो अब नहीं दिमाग लगा रहा उसमें। मैंने शुरू में जब US से आया था ना, उस टाइम पे मेरा वही थॉट प्रोसेस था कि भाई पैसिव इनकम बनाना है, मिनिमम 2 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम आ बिल्कुल जाएगा, जीवन चिल हो जाएगा, मजे करेंगे। सब यही क्यों सोचते हैं? आई थिंक मैं भी उस फेज में हूँ जब मैं वो सोच रहा हूँ ना, जीवन चिल हो लेकिन जाएगा मैंने 2 लाख रुपए मैंने शुरू करा भाई, मैंने कहा भाई ये करेंगे वो करेंगे। मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं शुरू में दिमाग आया, मैंने कहा रेंट करना है। रेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा? सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड तब आएगी जब मैंने सोचा भाई छोटे घर लेने हैं, बड़े घर लेने हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि भाई जैसे
बड़े घरों में क्या होता है, रेंटल यील्ड बहुत ही कम आती है, जैसे मीनिंग 3%, 2.5% श्योर। ऐसे आती है। वर्सेस आप छोटे छोटे घर ले लो, मतलब कि 10 लाख 20 लाख का घर ले लिया, उसमें 8 6 7 हज़ार रेंट पे भी चढ़ा दिया, तो परसेंटेज वाइज जो यील्ड आती है ना वो बेटर आ जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, छोटे छोटे घर लूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे, अपना रियल एस्टेट का एम्पायर बनाऊंगा। सेम। तो तो मैंने कहा अच्छा, उसमें भी मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के ऑक्शन से लूंगा। तो मैं सोचा था एक बार उसमें मैं गया, मैं 2 4 महीने सारी की सारी वो न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में छोटी छोटी ऐड आती थी, ये ऑक्शन हो रहा है, वो ऑक्शन हो रहा है। फिर मुझे एक वेबसाइट पता चली, IBAPI.in। वो पता चला भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो, उसमें सारी की सारी एड्स डालते हैं। तो मैं कांटेक्ट करने लगा। फिर जो प्रॉपर्टी मुझे पसंद आए, तो उसमें होता क्या था कि वो, जब मैं एक्चुअली फिजिकली जाके विजिट करता था तो उसमें लोग रह रहे होते थे। तो फिर पता चला कि भाई एक चीज़ होती है सिंबॉलिक पोजेशन वर्सेस फिजिकल पोजेशन, मतलब वो सब पता ही नहीं था। फिर तो मतलब उसमें और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है कि वो बैंक वाले री ऑक्शन करा के घर बेच दे रहे हैं, और जिसने घर खरीदा है उसे पोजेशन ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब वो जा रहा है घर पर तो उसमें तो जिसका घर है वो रह रहा है। अब आप उसे उसे बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो, और बैंक वालों का तो पैसा आ गया। दे आर हाँ लाइक भाई अपने आप जानो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो बेच दिया प्रॉपर्टी। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। तो फिर भाई जब इसमें घुस गए तो फिर समझ में आया कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे तो। और काफ़ी बार ऐसा भी हो रहा है कि आप फिजिकल पोजीशन भी बैंक के पास है, फिजिकल पोजीशन भी बैंक के पास है, और आप पहुंच गए, और समहाउ जिसका घर था वो जा करके इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या कहीं पे जा करके केस कर दे रहा है कि भाई हमारे साथ गलत हो गया है, और फिर आप 10 साल तक अपने केस ही लड़े जा रहे हो। तो फिर मुझे लगा भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर, दाल नहीं गलेगी। फिर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने कहा नहीं, अच्छे एरियाज़ में लूँगा शायद ठीक होगा। फिर अच्छे एरियाज़ में प्रॉपर्टी समझ में आई, तो मैंने एक दो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं, बैंक के एजेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनसे बात करी तो वो बोले कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। मैक्सिमम जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बैंक के एम्प्लॉयज़ अपने रिश्तेदारों को दिलाते हैं। तो अगर आपके बैंक में लिंकेज नहीं है, वो उसने खुद ही बता दिया, उसने बोला अगर आपके बैंक में लिंक नहीं है तो फिर आप ये सब मत करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मलाई है वो ले जाते हैं, फिर बचा हम्म कुचा इधर उधर होता रहता है। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा छोड़ो भाई ये सब करना ही नहीं है। फिर थोड़ा बहुत रेंटल इनकम बनाई, फिर मार्केट में इंटरेस्ट था, लेकिन ओवर टाइम ये समझ में आने लगा, पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर रहा था, तो ये समझ में आया कि भाई ये उस पे जो यील्ड आ रही है, काइंड ऑफ राइट, वो आ रही है 6%, वो भी मतलब बेस्ट केस सिनेरियो फिर में, मैक्सिमम में मतलब 4% 5% ऐसे ही आ रही है। तो मैंने बोला भाई अपना तो यहाँ पे ही इतना बन रहा है यार, मार्केट तो उस समय बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा भाई यही पैसा यहाँ पे डाला होता, उस टाइम तो डबल हो रहा था, एक एक साल में डबल हो रहा था कोविड के टाइम पे। हाँ तो फिर मैंने बोला ये तो गलती हो रही है भाई, ये तो सही नहीं है। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अभी छोड़ो, ये सब करना ही नहीं है, खाली ग्रोथ पे फोकस करेंगे। फिर वो पोर्टफोलियो का साइज एक सर्टेन लेवल पे आ गया, फिर मुझे लगा कि भाई अब सेंस ही नहीं बनाता वो करना। अब तो काइंड ऑफ क्या है कि आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक सबपा रिटर्न पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि भाई फिर ठीक है, मैं एक सर्टन उसमें मैं 6% पे खुश हूँ, लेकिन नाउ आई एम इन अ कंफर्टेबल जोन, कि मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर थोड़ा बहुत लिक्विडिटी जो है मेरा उससे काम चलता रहेगा, एंड देन मैं पूरा का पूरा फोकस, मतलब 99% फोकस सिर्फ ग्रोथ को देना चाहता हूँ। तो बट वो शुरू में नहीं आता, फिर वो जब आप एक सर्टन साइज के ऊपर आ जाते हो, देन फिर वो ग्रोथ माइंडसेट आ जाता है, फिर आप वो सेफ्टी कम खेलते हो, क्योंकि आपको पता है कि नाउ वर्स्ट केस इज इवन बेटर देन जब मैंने जॉब छोड़ी थी। फिर तो देन यू आर इन कंफर्टेबल जोन। अंडरस्टूड। बट शुभम इसमें एक एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि जैसे अब आप खर्चे तो लगे ही हुए हैं राइट, पर मंथ के बच्चे की फीस जा रही है आपने बोला, और फिर वो जी जी। सब कुछ, तो वो आप फिर कैसे मतलब नहीं नहीं, उतना मतलब लिक्विड रहता है मेरा, ऐसा नहीं है, मतलब आई कीप एटलीस्ट लाइक 1 ईयर एक्सपेंसेस लिक्विड, ओके एंड देन मार्केट जैसे अच्छा करता है खराब करता है तो कुछ ना कुछ आई कीप
flowing back into the account as ओके, तो वो पूल आप एक मेंटेन करके चलते ना हैं आप। वो सर्टन मतलब वो बफर तो रखना ही पड़ता है, यस। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे भी आगे से ये सब चीज़ें हो सकता लगेंगी तो लेकिन मुझे पर्सनली ये लगा कि उस बफर के अलावा जो जैसे आप ये बोलो कि मैं 25% ऑफ द वो आपने ऐसे 6% पे लगाना चाहता हूँ, तो वो फिर मुझे सेंस नहीं बना। मतलब आप Okay. 5% 10% पे कर लो, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, नहीं। बट अगर मेजोरिटी को ग्रोथ में जाने दो। राइट। मेरा जो पैसिव इनकम का है वो बस ये था, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो घर खाली पड़ा हुआ था, बोले यार एयरबीएनबी जो है उसमें लगा देते हैं एटलीस्ट में ऑन ऑफ का बटन भी है, हाँ वो नहीं तो किराएदारों को निकालने का तो नहीं होगा तो बंद कर देंगे। तो उसमें ठीक आ रहा था, मतलब मैं भी सरप्राइज था कि काफ़ी मतलब 7-8% बन रहा था। नाइस। और मतलब कंट्रोल पूरा होता है, काफ़ी लोग डिसिप्लिन भी रहते हैं रिव्यू के चक्कर में, और वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। तो एक छोटी सी स्टोरी है, फिर वो बंद कर दिया। ठीक है, अभी राहुल शुभम आप दोनों के पास कार कौन सी है? यार मैं तो छोटी सी अपनी हैचबैक है एक, टाटा टियागो ऑटोमेटिक, वही चलाता हूँ अभी। 6 साल से चला रहा हूँ वही कार अभी। शुभम आपके पास? मेरे पास क्रेटा मैनुअल हो गया, मुझे भी 4 साल हो गया। तो इतने करोड़पति हो गए, इतनी छोटी गाड़ियां चला रहे हो फिर फायदा क्या हुआ? यार मैं ना मतलब 2 साल पहले जब मेरी डॉटर हुई थी ना, तब मैं सोचा यार ये अब थोड़ा कार अपग्रेड कर लेते हैं अपन, एक क्रेटा या इस टाइप के कुछ एक ले लेते हैं एसयूवी। 20-25 लाख 20 लाख रुपए के आसपास का कुछ खर्च कर लेंगे तो। बट फिर उसी टाइम पे ना मैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा था एक तो ये तो मेरे लगा 20 लाख वहाँ निकाल दूंगा। और फिर एक और चीज़ किक इन करी, मतलब मैं थोड़ा पेशेंटली सोच रहा था कि यार अभी वैसे तो हमको बहुत घूमना फिरना है कार से, यहाँ इंडिया में भी बहुत रोड ट्रिप्स की हम लोग ने, मतलब लंबे लंबे। बट फिर हमको लगा यार कि अभी बेटी छोटी है तो वैसे भी लंबा रोड ट्रिप नहीं कर पाएंगे कोई अगले 1 साल एटलीस्ट, राइट। तो मैंने कहा चलो 1 साल और निकाल लेते हैं अभी इसी में। तो और अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो 1 साल निकाला, फिर मैं ऑफिस के पास रहने आ गया, रेंट पे रहने आ गया, तो मेरा डेली का कम्यूट 0 है, राइट। तो मैं वो नहीं करता हूँ तो अभी इसमें ही काम चल रहा है। बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मतलब दिस ईयर एंड तक कुछ तो अपग्रेड करेंगे कार। बट हाँ मेरे को लगता है यार कि वो उसका यूज़ होना मतलब वैल्यू ऐड होना चाहिए, मतलब आजकल अब ना सब चीज़ें वैल्यू ऐड पे आ गई हैं कि उसका वैल्यू ऐड क्या है, मान लो अपग्रेड कर ली तो क्यों कर ली। या अब वो सब ना दिखाने विखाने का कुछ तो है नहीं अपने साथ सीन की यार 4 जगह जाएंगे तो लोग बोलेंगे यार कि छोटी कार से आ रहा है, या अभी पॉडकास्ट लाइव वो लोग हाँ बोलेंगे यार वो चीज इतना। हट गया। हाँ वो तो हट गया, मतलब वो मेरे साथ मतलब बहुत था भी नहीं कभी ऐसे इतना ज़्यादा। तो वो और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे उसमें ना एक फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता, तो जैसे अब मेरी वाइफ के साथ भी वो सब सीन नहीं है। या मेरे को घर में मतलब वो डेली सुनना नहीं पड़ता कि यार इतना पैसा तुम बता रहे हो और कार नहीं, मुझे से हेमंत बोल रहे थे। तो बट अब ना नीड लग रही है, अब जैसे बेटी भी थोड़ी बड़ी 2 साल की हो गई, अब हम फिर से वो चालू करना चाहते हैं। एक तो 2-3 पैशंस हैं लाइफ में, मतलब हॉबीज़ है बोलूँगा घूमने फिरने वाली, तो अब फिर कर लेंगे इस ईयर एंड तक कुछ तो अपग्रेड। शुभम? आई थिंक सेम, आई थिंक वही है कि ज़रूरत ही मुझे नहीं लगती है, क्योंकि छोटी फैमिली है, हम 4 लोग हैं, आई थिंक मोर देन इनफ है क्रेटा। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हो कभी कभार जब घर वाले आते हैं तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। तो अगर घर वाले इधर शिफ्ट हो गए, बोलता तो मैं रहता ही हूँ नहीं, अगर वो लोग शिफ्ट हो गए तो फिर XUV 700 लूँगा। सही है। वहां पे जब बैंगलोर में तो हम ऐसे डिस्कस करते थे, बोले यार लेके फायदा नहीं है, किसी को लोगो भी नहीं दिखेगा, चिपक चिपक के तो सारे चले। नहीं नहीं, वो तो एक बात है। और आई थिंक एक चीज़ और भी है, बैंगलोर अच्छे से, या बैंगलोर कह लो, कोई भी बड़ा शहर ना, आई थिंक सबको हम्बल कर देता है। हाँ तो यस। इट डजेंट मैटर, आई थिंक मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी में बेसमेंट में ऑडी भी ला करके खड़ी कर दूंगा ना, कोई नहीं, तो किसी भी को नहीं पता। अगर आप देखोगे तो हर मतलब 10 में से 2 गाड़ियाँ ऑडी खड़ी हैं। और सब इतनी यहाँ पे लोगों के पास अब बहुत है। इतना पैसा है कि कोई वो नहीं है। आई थिंक आप इवन दो यू कैन फील रिच, बट when you look at your surroundings in Bangalore, right, I think it's nothing। आप यहाँ पे किसी को पत्थर मारोगे वही करोड़पति है तो। हाँ मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है, उसमें पीछे अभी थोड़े दिन पहले ज्योति ड्राइव करी थी, उसको छोड़ने जा रही थी युवान को स्कूल में, तो पीछे उसने वो मतलब पोल के साथ लग गई, वो टूटी हुई, वो भी ठीक नहीं कराई तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अभी गुड़गांव में आए हुए थे तो यहाँ पे थोड़ा ना वो है, बीच में पानी आ गया था, मैंने यार ये ना टच कर रहा है ऑलमोस्ट इंजन को, एसयूवी लेनी चाहिए, तो साथ में ज्योति थी, बोले कोई नहीं लेनी
बंद करो इसको। यार वो बहुत पता है क्या, मतलब मेंटली इतने फ्री रहते हैं। जैसे अभी मेरी जो हाँ चलाता ये हूँ 6 साल हो गए गाड़ी को, तो वो ना अभी काफ़ी जगह से थोड़ा बहुत स्क्रैच और ये थोड़ा हल्के हल्के डेंट्स आ गए, मैं भी ठीक नहीं करा रहा हूँ। और अब ना टेंशन होती नहीं, शुरू में जब फर्स्ट टाइम ली थी ना तब होती थी यार ये टच ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब बहुत मेंटल रिलैक्स रहता हूँ, और इतना ट्रैफिक हो गया वैसे भी, तो कहीं, और उसमें मैं झगड़ता भी नहीं किसी से, कभी कुछ टच भी हो गई ना तो निकल लो वहाँ से, मतलब क्या ही फर्क पड़ना उस गाड़ी में, हाँ पैसे वसूल लिए उस गाड़ी के पूरे फन। नहीं, आई महंगी थिंक, और गाड़ी हो तो। बैंगलोर के लिए एक चीज़ और भी है। यहाँ पर मतलब गाड़ी आप कोई भी ले लो, चलनी वैसे भी नहीं है। तो हाँ कोशिश तो मेरी यही रहती है कि 99% काम भाई स्विगी, जोमेटो और ये राइट। जितने भी ये डिलीवरी वाले हैं, मतलब इन्हीं से ही करा लिया जाए, अमेजोन वालों से ही। तो हाँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे गाड़ी लेके वैसे भी। वहाँ पे तो वैसे भी लोग अगर मतलब चल भी रहे तो रैपिडो ही प्रेफर करेंगे भाई, बाइक में निकाल देंगे तो वो ज़्यादा सही है। हाँ बिल्कुल सही बात आई है। थिंक एक बार शुभम आपकी भी स्टोरी हुई थी कि आप अर्जुन को छोड़ने जा रहे थे, 2 घंटे लगे ट्रैफिक में, फिर आपने स्कूटी ले ली हाँ कुछ। हाँ, तो वो तो यहाँ पे स्कूटी मतलब ले ली। शुरू, जब यहाँ पे नया नया आया तो मैं गाड़ी ली सबसे पहले, कि हम्म, भाई बच्चा छोटा है, क्योंकि 1 साल से भी छोटा था वो उस टाइम पे, तो मेरे को लगा नहीं गाड़ी ही होनी चाहिए। हम्म। लेकिन 2-3 महीने में ही यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो गाड़ी का काम ही नहीं है। यहाँ तो स्कूटी का यहाँ चाहिए। तो एक्टिवा चाहिए, वो ही हाँ। चलेगी यहाँ पर। तो गाड़ी तो खड़ी रही, फिर वो स्कूटी ही चलती है। वरना 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3-3 घंटे लग रहे हैं लोगों को। मैंने मतलब रियल स्टोरी है, मैं अपने बच्चे को डे केयर से पिकअप करने जा रहा था, हार्डली 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो पूरा आईटी का हब है वो एरिया। और वहाँ पे ऐसा जाम लगा, मतलब मैं उसके डे केयर तक पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लग गया, बस गलती से मैं गाड़ी निकाल ली। पैदल जाता तो 10 मिनट में पहुँच जाता। हाँ। साइकिल वाले निकल जाते हैं, स्कूटी वाले किनारे किनारे करके, गाड़ी वाले बेचारे वहीं रह जाते हैं। एनी रिकमेंडेशंस फॉर यंगस्टर्स? राहुल क्या बोलोगे आप अपने 20 ईयर ओल्ड को, क्या रिकमेंडेशन दोगे कि अभी आपको अगर जल्दी मतलब वो स्टेट अचीव करना है तो क्या बोलोगे? यार मतलब यही है कि यूजुअली ना लोगों को, स्पेशली यहाँ देखा इंडिया में हमने कि लगता है कि यार ये फाइनेंस वाइनेंस ये सब समझ में आता नहीं है, पर्सनल फाइनेंस, हमको स्टॉक मार्केट ये सब, मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें कि फॉरगेट अबाउट द कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बस ये समझ लो कि यार डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, राइट। उस लेवल से हम समझना चालू कर देंगे ना, आईपीओ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विटी वर्सेस डेट क्या होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर 20s में हम समझना चालू कर दें, और अमाउंट उस टाइम मैटर नहीं करता, राइट, क्योंकि आपकी शायद अर्निंग भी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, आप स्टार्ट कर रहे होंगे अपना जॉब या बिजनेस है जो भी आप कर रहे होंगे, राइट। तो बट वो प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी है, और सारी कुछ ना जितने भी अपने को ये करने हैं एक्सपेरिमेंट्स उठा पटक करनी है ना, वो उस टाइम पे 2025 तक करके निपट लो, कि जो भी फ्यूचर ऑप्शंस खेलना है, और वायदा बजाओ, मतलब कितने कितने सब चीज़ें चलती हैं, लॉटरी वॉटरी सब कर लो उस टाइम तक, क्योंकि वो लॉस बहुत छोटा है। जैसे अभी मैं देखता हूँ, जो मैंने आपको फ्यूचर्स वाला बताया, अभी मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं बड़ी बेट ले रहा होता, क्योंकि अभी लेवरेज मेरे पास ज़्यादा है, और बड़ा लॉस शायद बुक किया होता, इससे भी बड़ा मतलब। तो उस टाइम पे जितने एक्सपेरिमेंट जितने ज़्यादा कर सको, तो मैं वही बोलता हूँ, जैसे अपने यहाँ ऑफिस में भी, या मतलब बाकी जो लोग बोलते हैं कि यूजुअली हम क्या बोलते हैं इंडिया में, कि जैसे अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं जॉब में, तो आई हैव लेट्स से 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो उतना मैटर नहीं करता, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डजंट मैटर, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पर ईयर मैटर्स, राइट। तो वो 20 से 25 तक पूरा सब कुछ ले लो एक्सपीरियंस, जीरो पर भी आ जाओ आप अगर फाइनेंशियली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उस प्रोसेस में सीख जाओ कि कहाँ क्या करना है, क्या तुमको चमक रहा है, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो जितना जल्दी सीख जाओ, उसके बाद फिर अपना अपना पाथ सब बना लेंगे। मतलब मैं वो कोई वैसी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि यार इतना परसेंट एसेट एलोकेशन इसमें उसमें कर लो, वो सब अपना अपना फिगर आउट कर लेंगे लोग कि उनकी क्या इंटरेस्ट है। बट फाइनेंशियल एजुकेशन, और ये उनके पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करती है। जैसे मेरी डॉटर है, तो अभी क्योंकि मैंने भी मेरे फादर से काफ़ी कुछ सीखा, मतलब मैं जब छोटा था तो वो जब उस टाइम फिजिकल शेयर्स में ट्रेड करते तो मेरे को लेके जाते थे वो ब्रोकर ऑफिस में, तो मैं देखता रहता था कि अच्छा कुछ शेयर होता है, कुछ ट्रेड करते हैं, कोई पैसा दे देता है। तो वो सब ना अपने जो पेरेंट्स के लिए बेसिकली है, कि जो बच्चे छोटे रहते, पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट जैसे हमारे यहाँ नहीं था, बट आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट, राइट, कि आप बच्चों को वो सब जितना जल्दी स्टार्ट कर पाओ, तो वो सब करना चाहिए। बाकी फिर सबकी अपनी अपनी जर्नी है, लोग फिगर आउट कर लेंगे पाथ अपना। शुभम? नहीं, आई थिंक मोर और लेस सेम, राहुल ने बहुत ही अच्छे से समराइज करा है, तो मैं भी सेम ही राय देना चाहूँगा कि भाई जो भी ट्राई करना है वो अपना जल्दी से ट्राई कर लो, हम्म। फिगर आउट कर लो, तो वो बेस्ट है।
और एक्चुअली वो भी धीरे धीरे आता है, क्योंकि पहले तो अगर आप देखोगे हमारी जनरेशन में तो पाथ पहले डिसाइड हो जाता था, भाई ये करना है, और फिर उसके बाद आपको तो बस चलना है। इनफैक्ट खुद ही नहीं पता होता था कि करना क्या है। अभी मैं देखता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, वो कराते हैं शुरू से ही कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, 10 चीज़ें ट्राई कराते हैं। तो वो आई फील नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं उस सेंस में। अंडरस्टूड। और वो पीयर प्रेशर में ना लोग बहुत काम कर लेते हैं, मैंने देखा, मतलब मेरे आसपास भी मेरे दोस्त हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, मतलब एक मैं बहुत बड़ा शौक था, रिसेंटली हुआ वो, आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, मेरे मतलब रिलेटिव ही हैं वो, तो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ सीए हैं दोनों, सीए मतलब हम सोचते हैं कि यार वो लोग तो फाइनेंस वाइनेंस चमकता है उनको, बट दे नेवर इन्वेस्टेड अ सिंगल पेनी इन मार्केट इन एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कुछ नहीं। तो और मैंने सिंपल पूछा अपनी क्योर, अभी ना अभी ये सब मज़ा आता है पूछने में, बिहेवियर लोगों के समझने में, तो मैंने उनको पूछा है कि यार क्यों नहीं करते, मतलब आप क्या रीज़न है करने का, आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो लाइक कि अरे नहीं नहीं वो सब गैम्बल है और हमको ना उसमें पढ़ना नहीं है, मतलब सो दे लाइक दैट एक्सट्रीम। तो मुझे वो भी लगा कि यार वो ना थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि फाइनेंस वर्क कैसे करता है एक्चुअली, कंपनीज के लिए, फिर पर्सनल हमारे लिए, तो वो जल्दी आई सीख थिंक जाएंगे। मेरे तो पास भी एक सिमिलर ही इंसिडेंट है। तो वो एक फैमिली के सीए हैं जो हमेशा से टैक्सेस फाइल करते आए हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी में एक भी रुपए मतलब मार्केट में नहीं लगाया। तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा हम्म, कि भाई आप क्यों नहीं लगाते, आप तो काइंड ऑफ सीए बैकग्राउंड के हो और सब कुछ है। तो उन्होंने बोला भाई मैं इतने लोगों के टैक्सेस फाइल करता हूँ, सैकड़ों लोगों के हर साल टैक्सेस फाइल करता हूँ, मैंने तो किसी को पैसे कमाते देखा नहीं। मेरे ज़्यादातर लोग तो लॉस ही करते हैं। अच्छा। और साइड में वो एलआईसी की पॉलिसी भी बेचते हैं। तो वो कहते हैं एलआईसी इज़ द बेस्ट। अरे यार एल हमने आई एक सी वीडियो से बनाई थी बहुत मतलब एलआईसी वो, पे। हाँ मतलब एल आई सी तो इज़ वन कंपनी, बट वो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, मतलब आईज ओपन हुए, मतलब वो सब जो इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट्स है तो और मतलब एक चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ कि बहुत जल्दी मैं ये सब, मतलब एक 22-23 साल की उम्र में ही समझ गया था कि यार ये सब वर्क नहीं करेगा अपने लिए। बट एनीवेज वो कभी और बात कर लेंगे उस बारे में डिटेल में। राइट, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके। बाय बाय। बाय बाय, जय थैंक्स, हिंद। बाय बाय।